Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Abdullah and you are watching EDU ARC. Today we are going to learn about chapter number 1 physics part 1 measurements. Before starting this lecture एक बार दुरूद पाक पढ़ लें सब लोग. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा. आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ. आज हम लोग इंटरमीडिएट लेवल की फ़िज़िक्स का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट्स वो पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इस चैप्टर का नेम है जी मेजरमेंट्स. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ऑल वी शुड नो इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट. हमें मेजरमेंट का मतलब पता होना चाहिए और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट की हमें फ़िज़िक्स में क्या ऐसी ज़रूरत है या क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इंटरमीडिएट लेवल की फ़िज़िक्स का बिल्कुल जो फर्स्ट चैप्टर है वो मेजरमेंट के नाम पर रखा गया, या उस चैप्टर में हम लोग मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स का मीनिंग देख लेते हैं. ये सारी चीज़ें जस्ट वैसे याद रखने वाली हैं, नॉलेज बेस्ड हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी. इसका बोर्ड एग्ज़ाम से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है. जो चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी मैं इंशाल्लाह आगे टॉपिक के अंदर उनको पॉइंट आउट करता जाऊंगा साथ साथ. लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ की फ़िक्र नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी इस मसले की. जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको बस याद रखें, ये नॉलेज बेस्ड हैं. ठीक है, जो चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली होंगी मैं इंशाल्लाह पॉइंट आउट करूँगा सारी की सारी लेक्चर्स के अंदर. ठीक है, मेजरमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है पैमाइश. पैमाइश टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मेजर करना. हमें मेजरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िक्स में, इसका एक आसान सा आपको आंसर मैं दे देता हूँ कि विदाउट मेजरमेंट्स देयर कैन नेवर बी एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. ठीक है, और फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स. हम मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ फ़िज़िक्स क्या है. फ़िज़िक्स हमारी जितनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो अगर मैंने लेट्स सपोज एक वाइट बोर्ड बनाना हो, आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ वाइट बोर्ड बनाना हो, या मैंने एक ये मार्कर बनाना हो. ठीक है, मुझे कोई कहे कि एक मार्कर बनाओ जिसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर या मीटर रखनी है आपने, और इसका ये जो गोल सर्कल है इसका डायामीटर आपने इतना रखना है. कोई भी कह सकता है इतने सेंटीमीटर एंड इतने सेंटीमीटर. मैं इसको बनाते वक्त किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, ठीक है, फिज़िक्स डील करती है हर चीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ. मैं इसको बनाते वक्त मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी लेंथ मैं इतनी ही रख रहा हूँ या नहीं रख रहा, या मैं इसका डायमीटर कितना रख रहा हूँ. आई हैव टू मेजर. ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेजर करना पड़ेगा. चलें इससे भी आसान आपको एग्जांपल देता हूँ. इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ योर हाइट. ठीक है, अगर कोई आपको पूछे कि बच्चे मुझे अपनी लंबाई या ऊंचाई बताएं, ठीक है, आपकी क्या हाइट है, तो यू हैव टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. आपको उसको मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करना पड़ेगा. ठीक है, विदाउट मेजरिंग आप इस काबिल नहीं है कि आप अपनी हाइट किसी को बता सकें. आप तुक्के से नहीं कह सकते, आपको मेजर करना पड़ेगा. फिर आप बताएंगे मीटर, सेंटीमीटर या इंचेस वगैरह में, फीट्स वगैरह में वो आप मेजर कर सकते हैं. वो तो डिफरेंट यूनिट्स की बात की हैं, लेकिन यू हैव टू मेजर. ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, लाइव एग्जांपल. आपकी अम्मी आपको भेजती हैं कि जाकर ना 1 किलोग्राम दही लेकर आओ, 1 किलो दही लेके आओ. ठीक है, सबकी अम्मी भेजती होती हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लड़कों को बड़े अच्छे से पता होगा. 1 किलो दही लेने आपकी अम्मी ने आपको भेजा, लेट्स सपोज. ठीक है, 1 किलो दही लेने गए हो, शॉप वाले को जाके कहते हो मुझे 1 किलो दही दे दो. हाउ कुड यू नो कि उसने आपको 1 किलो दही ही दिया है. ठीक है, उसके लिए क्या होगा, वो आपके सामने वेइंग बैलेंस जो उनसा उसके पास होता है, कंडा कहते हैं जिसे पंजाबी में, तौलने वाला, वो अब डिजिटल होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं डिजिटल, जिसके ऊपर डिजिट्स बाकायदा होती हैं. पहले मैनुअल भी यूज़ होते थे. तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर दही को तोलेगा, मेजर करेगा. ठीक है, वेट करेगा, उसका वे करेगा, उसे वेइंग बैलेंस के ऊपर उसकी मेजरमेंट लेगा कि 1 kg ये दही मैंने इसके अंदर तौल के आपको दिया. फिर आप श्योर हो गए कि हाँ उसने आपको 1 किलो दही दिया है. वो आप वेइंग बैलेंस को देखोगे गौर से. ठीक है, मेरी बात समझ लगी होगी. तो फिज़िक्स में या जितने भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मेजरमेंट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है. हर चीज़ में हमें मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स गिनवा दी हैं. मेरा नहीं ख्याल मज़ीद एग्जांपल्स की ज़रूरत है. ठीक है, ये मेजरमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, सो दैट इन फिज़िक्स. ठीक है, पहला चैप्टर है जी फिज़िक्स का मेजरमेंट्स.
तो ये मैंने आपको मेजरमेंट का मतलब भी बता दिया और इसकी ज़रूरत भी बता दी कि फ़िज़िक्स में हमें क्या ज़रूरत है मेजरमेंट्स की, बिकॉज विदाउट मेजरमेंट्स देयर कैन नेवर बी एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। हम इसमें कैलकुलेशंस करेंगे, आगे ड्राइवेशंस करते हैं, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ है उसकी लेंथ एंड विड्थ पर पता है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। मैयर करना है एरिया आपने फाइंड आउट करना, तो लेंथ विड्थ आप किसी चीज़ से मैयर करोगे कि एक ये वाइट बोर्ड है मेरे पास, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, फिर मैं क्या करूँगा, किसी मेजरिंग टेप से इसकी लेंथ विड्थ मेजर करूँगा और उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके मैं उसका एरिया बता दूंगा। मेरा ख्याल है मेजरमेंट कैलकुलेशंस का आपने फ़र्क भी समझ लिया होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। हम बगैर अपना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स, फर्स्ट टॉपिक जो आज हम मेजरमेंट्स के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ना 4 से 5 जो मेजर टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे, मैं आपको ज़रा स्पीड से बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जो आपने 9th में भी पढ़ा है, अनसर्टेनिटीज़, एरर्स, उसके कुछ रूल्स एंड प्रिसीजन एक्यूरेसी, और लास्ट पे जाके बिल्कुल डायमेंशन, जो कि बिल्कुल नई चीज़ होगी, डायमेंशन वाला टॉपिक, ठीक है। बाकी चीज़ें तकरीबन आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। सो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। आज के लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फिजिक्स की, सेकंड हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स का, मॉडर्न ब्रांचेस देखेंगे और कुछ फ्रंटियर्स देखेंगे फंडामेंटल साइंसेस के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब देखें सबसे पहले, हिस्टोरिकल तारीखी, ठीक है। डेवलपमेंट किसी चीज़ का बनना, किसका, डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का बनना। तारीख में जाकर अगर देखा जाए तो किस तरह से फिजिक्स डेवलप हुई, फिजिक्स का एक अलग सब्जेक्ट हम लोगों को किस तरह से मिला, ये हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स में। इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट जो सा मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, नेचुरल फिलोसफी, ठीक है। ये क्या है नेचुरल फिलोसफी, इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन ही आप समझ लें, ये तीनों पॉइंट्स में इसको याद रख लें। बिफोर 19th सेंचुरी इट वॉज अ वेरी फर्स्ट सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस। ये क्या था, नेचुरल फिलोसफी क्या था, 19वीं सदी से पहले ये बिल्कुल पहला सिंगल वाहिद डिसिप्लिन था साइंस का, जिसमें हम क्या करते थे, दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, जिसमें हम कुदरत के कानून या असूल को देखते थे, प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ नेचर, और नेचुरल फिनोमिना, या जिसमें हम नेचुरल फिनोमिनाज को, कुदरती जो अमल हैं उनको स्टडी करते थे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से आप लोगों को सबको समझ लग गई होगी यहाँ तक। नेचुरल फिलोसफी क्या था, 19वीं सदी से पहले एक सिंगल सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर हम लोग जितने प्रिंसिपल्स नेचर के, कुदरत के जितने असूल या कुदरती जितने अमल, उनको एक ही सब्जेक्ट के अंदर, सिंगल डिसिप्लिन के अंदर पूरी की पूरी चीज़ों को, जितने कुदरत से रेलिवेंट चीज़ें थी उनको हम स्टडी करते थे, जो कि वेरी फर्स्ट सिंगल डिसिप्लिन था साइंस का, जिसका नाम था नेचुरल फिलोसफी। आई थिंक सो अच्छे से सारी समझ लग गई होगी। बिफोर 19th सेंचुरी, ये एक पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नेचुरल फिलोसफी 19वीं सदी से पहले हुआ करता था और वेरी फर्स्ट सिंगल डिसिप्लिन था साइंस का। अच्छा, ये साइंस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप सबको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ साइंस स्टूडेंट और आप लोग फिजिक्स पढ़े, तो फिजिक्स बेसिकली ब्रांच है साइंस की, ठीक है। तो साइंस का थोड़ा सा मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। साइंस में डेफिनेशन एक बोलूँगा, फिर उसका मतलब समझाऊंगा। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, क्या, OBS, ऑब्जर्वेशंस का शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। और क्या किया जाता है, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। 3 चीज़ें हैं। साइंस इज़ द स्टडी, साइंस वो स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन उससे लॉजिकल कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स निकालते हैं, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, क्या करने के लिए, ताकि हम जितने नेचर के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझ सकें। उसके लिए हम साइंस में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं। होप सो आपने डेफिनेशन समझ भी अच्छे से लग गया होगी और इसको चाहे तो नोट डाउन कर लो
ये बड़ी पुरानी डेफिनेशन है, आप लोगों ने 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में पढ़ी थी, अगर आप में से मेजोरिटी बच्चे होंगे जिन्हें याद होगी अच्छे से, ठीक है। ये थी साइंस। तो साइंस में भी बेसिक हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिकल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो वो जो साइंस थी ना, उसका बिल्कुल वेरी फर्स्ट सिंगल डिसिप्लिन या सब्जेक्ट जो सा था, उसका नाम था नेचुरल फिलोसफी। आई थिंक समझ लगी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तकरीबन 19th सेंचुरी में जाके क्या हुआ, इन 19th तकरीबन 19th सेंचुरी में ये नेचुरल फिलोसफी जो सा था, एक सब्जेक्ट था, नॉलेज इतना एक्सपैंड हो गया, इतना एक्सपैंड होता गया कि अब एक इंसान के लिए हर तरह की चीज़ों को एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हर तरह की चीज़ों से मेरी मुराद है सारे के सारे नेचुरल फिनोमिनास को या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को एक सब्जेक्ट में स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो वहाँ ज़रूरत पेश आई कि अब ये जो नेचुरल फिलोसफी का सब्जेक्ट है, इसे डिवाइड कर दिया जाए। तो क्या किया गया, इसकी 2 डिवीजन्स कर दी गई। फर्स्ट डिवीजन को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो कि किसके साथ डील करती थी, लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। और दूसरी जो डिवीजन रखी गई उसका नाम रखा गया फिजिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम किस चीज़ों को स्टडी करते थे, नॉन लिविंग थिंग्स को। यानी क्या किया गया, एक नेचुरल फिलोसफी की जो एक बुक थी उसको 2 बुक्स में डिवाइड कर दिया। लिविंग थिंग्स को बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दे दिया, उसकी सारी स्टडी को, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को फिजिकल साइंसेस का नाम दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट्स ज़ुबानी याद रख लेना, बायोलॉजिकल और अच्छा, ये बायोलॉजिकल साइंसेस जो से थे, इससे हमें आगे जो से सब्जेक्ट्स मिले, बायोलॉजी उन्हीं में से ही एक है, ठीक है। इसके आगे डिसिप्लिन्स बनाए गए, अलग अलग फिर बुक्स बना दी गई, उसमें से बायोलॉजी हमें एक सब्जेक्ट मिल गया। यहाँ से इसका काम तो हमारा हो गया ख़त्म। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस का अब हम फिज़िक्स से कुछ लेना देना नहीं, कि बिकॉज बायोलॉजिकल साइंसेस में जितनी लिविंग थिंग्स है, फिज़िक्स में ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो फिज़िकल साइंसेस थी ना, इसके डिसिप्लिन्स बना दिए गए, यानी इसको भी मज़ीद डिवाइड कर दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट्स या बुक्स में। उनमें से हमें यहाँ से ये फिज़िक्स मिली, जिनमें से एक डिसिप्लिन फिजिकल साइंसेस का एक डिसिप्लिन जो था वो फिजिक्स था। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें आगे आ जाती हैं। लेकिन जो आपकी बुक में 4 का जिक्र है, और ये फिज़िक्स का जो एक डिसिप्लिन है, फिज़िक्स क्या, फिजिकल साइंसेस का एक डिसिप्लिन था। तो ये बच्चों इसको कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह याद करो, फिंगर टिप्स पे तो 1 मिनट में याद होता है। अभी के अभी याद करो, नेचुरल फिलोसफी 19वीं सदी से पहले एक वेरी फर्स्ट सिंगल डिसिप्लिन था साइंस का, जो डील करता था प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर या नेचुरल फिनोमिनास के साथ। सिंपल। 19वीं सदी में जाके इसकी 2 डिवीजन कर दी गई, बायोलॉजिकल साइंसेज जो कि लिविंग थिंग्स से डील करता था, फिजिकल साइंसेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से डील करता था। फिर फिजिकल साइंसेज के डिसिप्लिन्स बना दिए गए, जिनमें से हमें पहला डिसिप्लिन या एक डिसिप्लिन क्या मिल गया, फिजिक्स। यहाँ से बच्चों हमारी फिजिक्स का आगाज़ हुआ। तो यही था ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, के फिजिक्स की हिस्ट्री में जाके किस तरह से डेवलपमेंट हुई। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं जी फिजिक्स का, कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब फिजिक्स मिल तो गई बुक, यहाँ तक हमने देख लिया कि एक बुक इस तरह से मिली। अब ये थी क्या, हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं ये देखते हैं। बच्चों एक बात अपने माइंड में रखें सब लोग, फिजिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हर बच्चे को ज़ुबानी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, वाइवा होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, वहाँ पे बच्चे से फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे से, उसे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन नहीं आ रही थी। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ठीक है। सो ये आप लोग समझ लें कि एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स आप लोगों को स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिंगर टिप्स पे ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैंने साथ ही लिख दिया इस वजह से, ऐसी चीज़ जिसका कुछ मैस हो, कुछ हुजम हो और उसमें कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, उसको कहते हैं मैटर। और एनर्जी, एनर्जी की एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन देम। सिर्फ मैटर और एनर्जी को ही नहीं हम इसमें स्टडी करते, बल्कि मैटर और एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है या जो लिंक है उसको भी स्टडी करते हैं, कि मैटर एनर्जी आपस में किस तरह एक दूसरे में कन्वर्जन्स होती हैं इनकी, कैसे मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी दोबारा मैटर में कन्वर्ट हो रही है। इस चीज़ को भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अच्छा, सेकंड हो गया, ये तो होगी डेफिनेशन क्लियर। सेकंड है एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, वेरी फेमस आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। इसको आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द मैथ बच्चे, दिस इज द एनर्जी।
E इक्वल्स टू एम सी स्केयर। ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है? इक्वेशन मुझे बेसिकली एनर्जी और मास के दरमियान का रिलेशनशिप बताती है। रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में इनका रिलेशनशिप बताती है। तो ये एक मैं लाइन बोलने लगा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लें, ये याद रखें। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्केयर इज द सिंगल इक्वेशन दैट डिफाइंस फिजिक्स। उर्दू में बता देता हूँ, E इक्वल्स टू एम सी स्केयर वो वाहिद इक्वेशन है जो कि फिजिक्स को डिफाइन करती है। इसके अलावा जितनी भी और इक्वेशंस है, लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स के लॉज हैं, मोमेंटम के फार्मूला जितने भी हैं, जितनी इक्वेशन है वो फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है। हम किसी भी इक्वेशन को ऐसा नहीं कह सकते फिजिक्स को डिफाइन कर रही, बट दिस इज़ द सिंगल इक्वेशन जो कि फिजिक्स को प्रॉपरली डिफाइन कर रही है। क्यों? ये हमें ये बता रही है कि जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है। अगर हम किसी चीज़ की बॉडी के मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस बॉडी की एनर्जी मिल जाएगी कि उस बॉडी में इतनी एनर्जी मौजूद है। यानी ये रिलेशनशिप है बेसिकली शौकिया। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं और भी इसके बहुत सारे मतलब है, लेकिन आप इसको इस तरह से यहाँ पे समझ लें जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये सी क्या है यहाँ पे? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जितनी भी ये कांस्टेंट वैल्यूज है इनको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट जो सी होती है उसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। सी इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। ये ज़ुबानी याद रख लें, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है जो इतने टॉपिक में से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी। स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी पढ़ी हुई है सब बच्चों ने 9th क्लास में। आगे इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि ये जो फिजिक्स है ना, इसमें और क्या क्या चीज़ें हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें हम लॉज ऑफ मोशन की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम देखते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को देखते हैं इसके अंदर। अगर सेकंड चैप्टर में आपको फिजिक्स का याद करवाता हूँ, उसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, उसके अलावा तरह तरह की हम लोगों ने आगे चीज़ें पढ़ी हैं। फोर्सेस आगे से आगे चैप्टर्स में हम फोर्स, बहुत तरह की मोमेंटम, बहुत चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वहाँ पे। ठीक है, रिजल्टेंट्स पढ़े, काफ़ी कुछ। फिर रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, और ये रेडिएशन एंड मैटर का मतलब असल में यही है। रेडिएशन बेसिकली क्या है? जस्ट लाइक अ लाइट एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी और मैटर के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है। होप सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, 2 का MCQs है यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, बल्कि आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। क्या? 1 किलोग्राम मास ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी बॉडी इक्वल्स टू 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी। ये ज़ुबानी आप लोगों ने बच्चे याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs। 1 किलोग्राम मास किसी बॉडी का हो, उसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद होती है? 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की बॉडी के मास पता हो तो उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, या इस इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हैं, E = mc², ये जो इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, ये जो सा रिलेशनशिप ये जो कैसे आया, हमें कैसे पता चला? 1 किलोग्राम किसी बॉडी का मास हो तो उसमें इतनी एनर्जी होती है। इसको हमने मेजर किया है, बाकायदा डेरिवेशन है इसकी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे, या मैं भी लेक्चर के एंड पे साथ इसको भी चलें आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ये किस तरह से ड्राइव हुआ। ये इस इक्वेशन की मदद से ड्राइव हुआ। ये भी मैं आपको लेक्चर के लास्ट में इंशाल्लाह थोड़ा सा कहीं से रिमूव करके आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये लेकिन ज़ुबानी ज़रूर याद रख लेना MCQ, द 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी। कंप्यूटर चिप्स, एक और MCQ आता है कि कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं? सिलिकॉन से, Si, और सिलिकॉन हमें किससे हासिल होता है? सैंड से। आपकी बुक के, ये जो आज के लेक्चर के रेलिवेंट जो टॉपिक है, बुक की टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मेंशन है ये चीज़ कि जो फिज़िक्स होती है ना, सैंड है, सैंड की मदद से आप सैंड कासल्स भी बना सकते हो, उसे उस तरह यूज़ कर लो, या उसी सैंड में से जो सिलिकॉन हासिल होती है उससे हम कंप्यूटर चिप्स भी बना सकते हैं। ये MCQs भी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने याद रखना है बच्चे। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है हर चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस फिज़िक्स की आप लोगों ने बच्चे डिस्कस की है, जैसे कि मैं कुछ के नाम लेता हूँ। मैकेनिक्स, हीट, लाइट, थर्मोडायनेमिक्स हीट का दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने ब्रांचेस पढ़ी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, जियो फिज़िक्स। ठीक है, बट यहाँ पे उन ब्रांचेस का कोई किसी किस्म का काम नहीं रह गया, ना इनकी डेफिनेशन एग्ज़ाम्स में आएंगी, ना ही कुछ और। 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, कुछ मॉडर्न ब्रांचेस हैं, कुछ नए नाम लिखे हुए हैं। ये आप लोगों ने याद रखने हैं, बिकॉज ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs हैं।
जो डेफिनेशन इनकी आती है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, आपने उस पर एक को टिक करना होता है, ठीक है। तो ये MCQ हैं चारों बड़े इंपॉर्टेंट, यही रीज़न है यहाँ लिखने की। वैसे ऐसा जिसकी डेफिनेशन शॉर्ट में कोई नहीं आनी। जितना ये आज का हमारा लेक्चर है इसमें से एक भी शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर के अंदर से आने वाला नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल की जो फिजिक्स होती है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन सारे मेजॉरिटी एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक में जो लास्ट पे एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है वो आया करते हैं, वो क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है। हम वो भी इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे बड़ी डिटेल से स्टडी डिस्कस करेंगे। बट चैप्टर के अंदर से भी कुछ शॉर्ट आया करते हैं, वो मैं जैसे जैसे टॉपिक हर टॉपिक में आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट अंदर से आ सकता है और ये नहीं आ सकता। इस पूरे के पूरे में से एक ही शॉर्ट है जो मैं आपको कह सकता हूँ कि आ सकता है, वो यही कि प्रूव दैट 1 किलोग्राम मैस इक्वल्स टू 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी। ये वाहिद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, जो मैं लास्ट पे स्टडी डिस्कस करूंगा कि कैसे 1 किलोग्राम मैस इतनी एनर्जी के इक्वल होता है। बाकी ये पूरे के पूरे लेक्चर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड है। आप लोगों ने इसको बातें याद रखनी है स्टोरी की तरह, ठीक है, नॉलेज बेस्ड प्लस आपके ज़रा कॉन्सेप्ट बेस बन रही है, समझ ले, ठीक है। आप लोगों की जो इंटरमीडिएट लेवल की फिजिक्स की जितनी आपकी लाइफ टाइम की फिजिक्स है ना, उसकी बेस आपके फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर से समझने बन रही है, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्या इतना कुछ है सर, इतना कुछ बताते जा रहे हैं। मेन पॉइंट बस याद रखो, फिंगर टिप्स पे समझ के स्टोरी की तरह इसको याद करो, ठीक है। जो मेन चीज़ें वैसे याद रखने वाली हैं पॉइंट से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ, मेंशन करता जा रहा हूँ। वो आप लोगों ने समझ लो बच्चे ज़ुबानी याद रखनी है, अदरवाइज़ हर चीज़ आपको उस तरह से क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। कुछ मॉडर्न ब्रांचेस में पहली ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या होती है न्यूक्लियर फिजिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। मैंने जस्ट मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। आसान सी डेफिनेशन। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसका नाम ही बता रहा है कि जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स को, सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल नाम बता रहा है डेट कंसर्न्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, जो कि किसके साथ कंसर्न करता है? जितने हमारे पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर मिलके बना है उसके साथ। ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs हैं चारों के चारों बच्चे। अच्छा लास्ट है, ये तो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है जो पेपर में आना है। रिलेटिविस्टिक में अगर इस टॉपिक में से कोई MCQ आया तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है इस एक के रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाले के, और ये वाला एनर्जी वाला और स्पीड ऑफ लाइट। ये 3 MCQs ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो इस पूरे टॉपिक में से अगर कोई पेपर में MCQs आ सकता है तो ये 3 क्या चांसेस हैं? 1 किलोग्राम मैस, 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी, ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती वो, या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखी होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू दैट ऑफ लाइट। वो ब्रांच फिजिक्स की जो वेलोसिटीज के साथ डील करती है। कौन सी वेलोसिटीज? वो वेलोसिटीज जो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रही है उसके जितनी हो तकरीबन। अप्रोच करने का मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, बट तकरीबन करीब करीब उसके, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट MCQs नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। 3 फ्रंटियर्स होते हैं फंडामेंटल साइंसेज के। नंबर 1 है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। सबसे वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज क्या है? ये समझ लें कि एक ऐसा फ्रंटियर है जिसमें हम लोग किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, लाइक यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एटसेट्रा, ठीक है। यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को हम एज अ बॉडी ट्रीट करते हैं। वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज का मतलब क्या होता है? कम्प्लेक्स मैटर। इसका एक दूसरा नाम भी है कम्प्लेक्स मैटर, वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर। इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं जो मिडिल साइज की होती हैं, तकरीबन दरमियानी एवरेज, मॉलिक्यूल्स, हाउस, ट्री वगैरह। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटी चीज़ें, माइक्रो लेवल पे जाके जिनको स्टडी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मेसन्स, क्वार्क। क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब तक का जो इन्वेंट हुआ हो या क्या लो डिस्कवर हुआ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट लेवल की फिजिक्स की बुक पे वो क्या है? क्वार्क। इससे भी छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं बट अभी तक इस लेवल पे आपको क्वार्क को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है,
ठीक है। सो ये जनाब आप लोगों का ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हाँ, एक चीज़ जौन सी हम लोगों की रह गई है बाकी, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं। ये 1 किलोग्राम मैथ 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी के इक्वल किस तरह से होता है। बच्चे एक दफ़ा ना आप इसका सारे का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास एक तरह से लेक्चर स्क्रीनशॉट में सेव रहेगा, ना आपको नोट करने की ज़रूरत है ना कुछ और। बस इसमें से मेन पॉइंट्स जो मैंने की पॉइंट्स बता दिए वो याद रखें। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से 3 MCQs जो इस पूरे के पूरे टॉपिक में से बच्चे आ सकते हैं, 1, 2 एंड 3। बाकी भी चीज़ें याद ज़रूर रखना, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक में से कोई आएगा तो ये आ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट होप्स आप सबने ले लिया होगा, तो अगर नहीं लिया तो अभी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है हम बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1 किलोग्राम मैथ 9 × 10⁻16 जॉल ऑफ एनर्जी के इक्वल किस तरह होता है, प्रूव करें से। बच्चे मैं यहाँ से चलो यहाँ से रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, इतनी की जगह है ही। ये मैं इक्वेशन लिखी हुई E=mc², ठीक है। इस E=mc² इक्वेशन के अंदर हम एक काम करते हैं, E ऐसे ही कितना मैस है 1 किलोग्राम, मैं मैस पुट कर दिया 1 kg। स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद रखनी। इसको यहाँ पुट कर दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का क्या स्केयर, सी का क्योंकि स्केयर है। अब ई एज इट इज़ आ गया, 1 का 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई वही आएगा। 3 का स्केयर क्या होता है 9, 10⁸ का स्केयर हो गया 10⁻16, ठीक है। होप सो समझ लग रही होगी सारी। ये किलोग्राम, यूनिट्स की बात कर लो, ये किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड है सादा, तो मैं इसको रेड के साथ कर देता हूँ, मीटर है और पर सेकंड है, लेकिन मीटर का भी स्केयर हो जाएगा पर सेकंड का भी स्केयर, तो यूनिट बना किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। अब एनर्जी इक्वल आ गई फिर मेरे पास 9 × 10⁻16, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर होता है ये इक्वल होता है जाउल के। तो ये जनाब हमारे पास ई एनर्जी आ गई कितनी, 1 किलोग्राम मैस पुट किया जब मैंने E=mc² इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास एनर्जी आ गई 9 × 10⁻16 जाउल, जो कि अकॉर्डिंग टू वही जो MCQs था। तो ये इस तरह से ये शॉर्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अगर कोई चैप्टर के अंदर से कोई पेपर एग्जामिनर देना चाहे तो। क्योंकि देखें बच्चे, बोर्ड एग्जाम्स मैंने तो नहीं बनाए, तो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली हर पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है हर टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज मैं वो आपको इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। लेकिन जो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कहूँगा ना 95% चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में आने के, तो वो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आने वाले ही होंगे। अभी तक ऐसा फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूरे आज के लेक्चर में से जो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा रट्टा मारने की ज़रूरत है, अभी के अभी इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर के अंदर ही आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है। 15 से 20 मिनट का लेक्चर देखो, ये चीज़ आपको ज़ुबानी याद होगी, 3 MC की ज़ुबानी याद हो गए, चौथा एक मज़ीद कर लो, ये भी कंप्यूटर चिप्स, मुझे नहीं लगता इसको याद करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर चिप्स किससे बनती हैं, सिलिकॉन से। सिलिकॉन हमें कहाँ से मिलता है, सैंड से। याद हो गया, चारों चीज़ें याद होगी, डेट्स ऑल। बस हर चीज़ कवर है, बाकी चीज़ें स्टोरी की तरह आप लोगों ने लेक्चर सुना है, उसको अपने माइंड में रखें हमेशा लाइफ टाइम के लिए। तो घबराने नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि मैट्रिक से अचानक आते हैं ना बच्चे इंटरमीडिएट लेवल में, तो उन्हें बड़ा बर्डन फील होता है कि बहुत ज़्यादा कोर्स आ गया, फ़िज़िक्स बड़ी मुश्किल आ गई, फ़िज़िक्स ऐसे की, इतना कुछ सर डिस्कस करते जाते हैं, बच्चों को होता है ये इशू। लेकिन बच्चे वो जस्ट और जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं छोटे से छोटा लेक्चर बनाऊं और अच्छे से आपको चीज़ कवर भी करवाऊं, और बोर्ड एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के से आपको हर चीज़ बताता जाऊँ के साथ बच्चे ये चीज़ें पेपर में नहीं। हार्ड वर्क बेशक इज़ अ की टू सक्सेस कहते हैं ना, बट आजकल के दौर में स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा, शॉर्टकट से आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो आप प्रॉपर एक वे से चलो। स्मार्ट वर्क का मतलब इज़ नॉट शॉर्ट वर्क, ठीक है, या शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलो कि जनाब ये मेरा टॉपिक है, इसकी इतनी वेटेज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको क्रैमिंग या वो जो माइंड में चीज़ें रखनी है वो इस पर इतना टाइम लगाना, बस इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक दफ़ा 20 मिनट का लेक्चर एक दफ़ा लाइफ टाइम पूरी इंटरमीडिएट की क्लास में सुन लिया बस, ठीक है, दोबारा उसको दिमाग नहीं खपाना। उसमें जो 4 चीज़ें याद रखने वाली बस वो याद कर लो। मेरा मकसद यही, मैं इसलिए बार बार 4 चीज़ों को
2-3 दफ़ा मैंने बार बार रिपीट कर दिया, उनको बस याद रख लो, बाकी कतन किसी किस्म की फ़िक्र की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। तो मेरा एम है इंशाल्लाह मैं सारी की सारी फ़िज़िक्स इसमें कवर करूँगा अपने इस चैनल पे। तो दुआओं में मुझे अपनी याद रखें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और अच्छे से फ़िज़िक्स को समझ के पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब आप इंटरमीडिएट लेवल में आ चुके हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स को समझ के पढ़ेंगे बच्चे, बेस आपकी बन गई ना एक दफ़ा, तो यकीन करें आपको फ़िज़िक्स अच्छी लगने लगेगी। फ़िज़िक्स मुश्किल नहीं लगेगी, फ़िज़िक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आपको फ़िज़िक्स अच्छी लगने लग जाएगी कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आगे आगे इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग आगे से आगे देखते जाएं। तो होप सो, ऑल द वेरी बेस्ट आपके इंटरमीडिएट पूरे के पूरे के लिए आगे, क्योंकि आपका एक बड़ा मेन कह लें कि आपका एक जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है इंटरमीडिएट की। तो इसमें बहुत अच्छे से बच्चे आपने मेहनत करनी है, ना कि सिर्फ फिज़िक्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। मेरी कोशिश होगी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा फ़िज़िक्स के बाद और सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करूँगा, प्रॉपर वे में आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।